नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुंबई में अवैध घुसपैठ पर नकेल, कुरार पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को दबोचा। गुप्त सूचना पर कुरार पुलिस एटीसी की संयुक्त कार्यवाही। अयोध्या नगर निगम द्वारा सरयू नदी के किनारे विकसित तपोवन बायोडायवर्सिटी पार्क बन रहा, स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण। भिवंडी में मैट्रिक्स गोदाम में भीषण आग, 4 किलोमीटर दूर तक दिखा धुएं का गुबार, कई गोदाम आग की चपेट में। बर्फबारी के बीच केदारनाथ में कड़ी सुरक्षा, पुलिस और आईटीबीपी के जवान मुस्तैद, भीषण ठंड में भी ड्यूटी जारी। मनाली में बर्फीले इग्लू बने आकर्षण का केंद्र, सैलानी ले रहे अनोखे ठहराव का रोमांच, विंटर टूरिज्म को मिला नया बूस्ट। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कुरार पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। मालाड पूर्व के पठानवाड़ी इलाके से 4 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया, जो फर्जी पहचान पत्रों के सहारे लंबे समय से यहां रह रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर कुरार पुलिस और एटीसी टीम ने 2, 4 और 6 फरवरी 2026 को संयुक्त ऑपरेशन चलाया। पूछताछ में आरोपियों ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया है, जिसके बाद उनके पास से बांग्लादेश के स्थायी निवास प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र और नेशनल आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने पठानवाड़ी क्षेत्र में अलग अलग व्यवसाय संचालित किए। पुलिस जांच में पता चला कि ये सभी बिना वैध दस्तावेजों के भारत में लंबे समय से रह रहे थे। अब उन्हें उनके मूल देश बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों से रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर प्राप्त किया जा रहा है। ये कार्यवाही अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस में गुप्त जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ रह रहे। उस तरीके से हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन पे हम लोग ने कुरार पुलिस के एटीसी ऑफिसर मुजावर उनकी टीम ने और हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया कुरार पुलिस के जुरिडिक्शन में। तो हमें 4 बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी हमें मिले, हमने उनको ताबे में लिया। उनके नाम है तोहिनूर सरदार, मोहम्मद अब्दुल सरदार, नजरुल विश्वास और मोहम्मद रहमान। ये 4 जन हैं। उनके पास कायम रहवासी प्रमाण पत्र, नागरिकत्व प्रमाण पत्र और बांग्लादेश नेशनल आईडी उनसे बरामद किए। उससे कंफर्म हो गया कि ये बांग्लादेश के रहवासी है और ये यहाँ पे अवैध घुसपैठी करके रह रहे। तो उसको हमने ताबे में लिया। अभी हम जल्दी उनको डिपोर्ट करने वाले। हमने गए साल तकरीबन 25 बांग्लादेशी घुसपैठियों को ताबे में लेके डिपोर्ट किया है। हम सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा और हम अवैध तरीके से रहने वाले जो घुसपैठी है बांग्लादेशी, उनको ताबे में लेके कार्रवाई करेंगे। उनको डीसीपी साहब के रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर लेके उनको बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। मुंबई के पास भिवंडी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हरिहर कंपाउंड में एक मैट्रिक्स कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। आग इतनी भयावह थी कि करीब 4 किलोमीटर दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। देखते ही देखते आग की लपटों ने आसपास मौजूद कई अन्य गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम जारी है। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन हालात पर फिलहाल नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रखी गई है। बर्फ की मोटी चादर से ढकी केदार घाटी में विषम मौसम और कठिन परिस्थितियों के बीच भी उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के जवान लगातार मुस्तैदी से तैनात हैं। श्रद्धालुओं और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवान कड़े हालात में भी ड्यूटी निभा रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में निगरानी और व्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगली खबर हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फ से ढकी वादियों के बीच इन दिनों इग्लू पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अलग अलग स्थानों से पहुंचे सैलानी बर्फ से बने इन विशेष ढांचों में ठहरने का अनोखा और रोमांचक अनुभव ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी इग्लू के भीतर गर्म स्लीपिंग बैग और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे पर्यटक सुरक्षित और आरामदायक प्रवास का आनंद उठा सके। प्रकृति के बेहद करीब इस अनूठे ठहराव ने मनाली के विंटर टूरिज्म को नया आकर्षण दिया है।
वादियों के बीच हिमाचल प्रदेश के मनाली में इन दिनों पर्यटकों का खास आकर्षण बने हुए हैं इग्लू, जहां अलग अलग जगह से आए सैलानी अनोखे ठहराव का आनंद उठा रहे हैं। बर्फ से बने इन इग्लू में रुकना पर्यटकों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं है, जहां ठंडे मौसम के बीच गर्म स्लीपिंग बैग, आरामदायक सुविधाएं और प्रकृति के बेहद करीब रहने का अनुभव मिलता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 5 इग्लू बनाए हैं यहाँ पे। तो इसको बनाने के लिए हमें लगभग 10 दिन लगे यहाँ पे। स्नोफॉल एक तो लेट हुई, थोड़ा सा कंडीशन अच्छा नहीं था, तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया इस बार। हमारे पास देखिए इस समय लगभग 10-15 लोग हैं जो ये जब तक ये सीज़न चल रहा है काम करने के लिए, तो गांव से लड़के हैं वो सभी जुड़े हुए हैं, मतलब 10 to 15 लोग। हाँ, बनाने के लिए टेम्परेचर का तो ज़्यादा वो नहीं है, हमें तो स्नो चाहिए और स्नो का एक अच्छा कंडीशन चाहिए बनाने के लिए। और जो टेम्परेचर इस बार थोड़ा सा उतना फेवरेबल नहीं था स्टार्टिंग में। अभी अभी इस समय 6-10 दिन पहले हम लोग जब स्टार्ट किया तो उसमें थोड़ा ठीक नहीं था। अभी थोड़ा सा गर्मी बढ़ रही है, अभी लग रहा है थोड़ा इजी हो गया बनाने के लिए। और इग्लू के अंदर अगर टेम्परेचर हम लोग बोलते तो वो आउटर टेम्परेचर से काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। अंदर 8-10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, तो अंदर एक तरह से बोल सकते हैं हम टोस्टेड वार्म होता है इग्लू के अंदर। बर्फ से अयोध्या नगर निगम द्वारा सरयू नदी के किनारे विकसित किया गया बायोडायवर्सिटी पार्क तपोवन स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय आउटडोर मनोरंजन स्थल के रूप में उभर रहा है। आधुनिक सुविधाओं, हरित वातावरण और खुले स्पेस से सुसज्जित इस पार्क में बड़ी संख्या में लोग प्रकृति के बीच समय बिताने पहुंच रहे हैं। अधिकारियों की माने तो यहाँ जल्द ही एक भव्य फूलों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। तपोवन की बढ़ती लोकप्रियता अयोध्या की पहचान को आध्यात्मिक केंद्र के साथ साथ हरित और पर्यावरण अनुकूल शहर के रूप में भी मजबूत कर रही है। अयोध्या नगर निगम की तरफ से सरयू नदी के किनारे विकसित किया गया बायोडायवर्सिटी पार्क तपोवन स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच तेजी से एक लोकप्रिय आउटडोर मनोरंजन स्थल के रूप में उभर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक आधुनिक सुविधाओं और खुली जगहों से सुसज्जित इस तपोवन में जल्द ही एक भव्य फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस बायोडायवर्सिटी पार्क तपोवन की लोकप्रियता अयोध्या की एक आध्यात्मिक केंद्र होने के साथ साथ एक हरित और पर्यावरण के अनुकूल शहर के रूप में पहचान को और मजबूत करती है। 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरयू नदी के तट पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम की शुरुआत पूरे प्रदेश से की गई। तो उसी जगह पर उसको और सुंदर रूप देने के लिए एक तपोवन का विकास किया गया है, जिसमें कई तरह के फूल वाले पौधे और कुछ मध्यम आकार के पौधे उनका वृक्षारोपण किया गया। और एक सरयू नदी के तट पर एक ऐसे स्थल का विकास किया गया जहां शाम को लोग आकर बैठ सकते हैं और अपने परिवार के साथ कुछ खाना पीना भी कर सकते हैं। और जो जगह है वो इस तरह से उसको हम लोग भविष्य में प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पर फरवरी के माह में हम लोग या मार्च के शुरुआती दिनों में एक फ्लावर शो का भी आयोजन उस जगह पर करें, ताकि लोगों का फूलों के प्रति और पर्यावरण के प्रति जो लगाव है उसको और बढ़ाया जा सके। अयोध्या में रिंग रोड का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और इसे साल 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। NHAI द्वारा बनाए जा रहे इस 4 लेन मार्ग में 7 फ्लाईओवर, 4 रेलवे ओवरब्रिज और सरयू नदी पर 2 बड़े पुल शामिल हैं। परियोजना के पूरा होने के बाद शहर में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और अयोध्या की लखनऊ और वाराणसी से कनेक्टिविटी और ज्यादा सुगम और तेज हो जाएगी। अयोध्या में रिंग रोड का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। NHAI द्वारा निर्मित इस 4 लेन सड़क में 7 फ्लाईओवर, 4 रेलवे ओवरब्रिज और सरयू नदी पर 2 बड़े पुल शामिल हैं, जो शहर में ट्रैफिक जाम कम करेंगे और लखनऊ वाराणसी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। LOC के पास के सीमावर्ती गांवों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है NHAI का, जिससे कि अयोध्या को एक बाईपास मिल जाएगा रिंग रोड बनने से। तो जो भी व्हीकल अब NH से गुजरते हैं वो शहर के बीच में से गुजरते हैं, तो काफ़ी उससे ट्रैफिक भी रहता है और लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो इस रिंग रोड बनने से आपके सारे जो भी रूट जा रहे हैं, प्रयागराज के लिए हो गया, रायबरेली हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया,
और लखनऊ और बस्ती की तरफ जो जा रहे हैं तो वो सभी बाईपास हो जाएंगे, तो शहर में ना आके व्हीकल्स बाहर बाहर निकलेंगे। तो इसमें टोटल लंबाई इस पूरे रिंग रोड की 68 किलोमीटर के करीब है, जिसकी लागत 3,935 करोड़ है। एनएचएआई इसको बना रहा है। इसमें देखा जाए तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, 4 रेलवे ओवर ब्रिजेस हैं, 2 सरयू रिवर पे काफी बड़े ब्रिजेस हैं, और काफी अंडरपासेस और माइनर ब्रिजेस ब्रिजेस भी इस पे बन रहे हैं। तो अभी इसका देखा जाए तो इसके 2 पार्ट में एनएचए इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, एक सदर्न विंग और एक नॉर्दर्न वाला। तो सदर्न वाला जो शहर के मतलब सरयू के साउथ में है, और वो दूसरा नॉर्थ में पड़ता है। तो सदर्न का जो अभी प्रोग्रेस है वो बिल्कुल दोनों का ही टाइम पे चल रहा है। 22% के आसपास काम एनएचआई के द्वारा बताया गया कि 22% उनका पूरा हो गया है सदर्न विंग में, और 14% उनका नॉर्दर्न विंग में चल रहा है। और इसका जो कंप्लीशन है वो करीब साउथ वाला जो इसकी विंग है उसका 27 सितंबर का है, और जून 28 का नॉर्दर्न वाले का है, जिसमें कि ब्रिज वगैरह सारे बन जाएंगे। बट इसमें ट्रैफिक साउथ वाले में पहले भी प्रारंभ करने की बात हुई है, जिसको कुछ पहले किया जाएगा, जिससे बाईपास आपके नीचे जो हाईवेज जा रहे हैं प्रयागराज और अम्बेडकर नगर, रायबरेली वगैरह, इन सबको मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में फिल्म उद्योग, कला और कानून जगत की कई नामी हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के संबोधन को अतिथियों ने प्रभावशाली बताया और आयोजन की सराहना की। मंच से कई दिग्गजों ने अपने अनुभव साझा करते हुए इसे प्रेरक बताया। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले ने सलमान खान की मौजूदगी पर कहा कि वो भी भारत के नागरिक हैं और सर्वधर्म समभाव की भावना में विश्वास रखते हैं, इसलिए कार्यक्रम में शामिल हुए। अभिनेता सुबोध भावे ने भी कहा कि इस आयोजन में सभी वर्गों के लोग भाग ले रहे हैं, जो भारत की समावेशी परंपरा और विविध विचारों को स्वीकार करने की संस्कृति को दर्शाता है। बहुत ही बढ़िया लगा सर को सुनकर, एंड इट्स ऑल अबाउट नेशन बिल्डिंग, इट्स ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड एज इंडियंस एंड एज इंडियंस टेकिंग इंडिया फॉरवर्ड। तो बहुत ही बढ़िया लगा। इट्स वेरी वेरी ग्रेशियस एंड लवली ऑफ हिम टू गिव हिज टाइम। बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस था, बिकॉज डॉक्टर मोहन भार्गव इतने ज्ञानी हैं, इतना उनका एक जो डेप्थ ऑफ थिंकिंग है, और सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताई, और एक विट के साथ, और एंड एक बहुत एक वेरी नाइस वे ऑफ कम्युनिकेशन उनका है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ समझ में आया कि जो आरएसएस की एक जो सोच है, उसके पीछे जो कार्यकर्ता है, और पूरी उनकी जो अलग अलग चीज़ों पे वो लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत कुछ समझ में आया। तो बहुत अच्छा लगा, एंड ये ज़रूर बार बार हर जगह होना चाहिए। हाँ, आज जो कार्यक्रम था इसमें बहुत कुछ जो बातें सुने, बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत कुछ मुझे मालूम नहीं था, और आज बहुत सारी चीज़ मालूम पड़ा, और ये मैं बधाई देना चाहता हूँ संघ को कि इतना अच्छा चीज़ हो रहा है हमारे आसपास, और मैं हम हर प्रश्न का जो जवाब था मोहन जी के पास, वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। पहले तो आरएसएस की यात्रा को 100 साल पूरे हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और आज मुझे मोहन जी की बातें सुनने का मौका मिला। पहली बार उन्हें आमने सामने देखा है और उनकी बातें सुनी है, और बहुत प्रभावित फील कर रहा हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल बातें, बहुत ही सेंसिबल बातें थी, और बहुत विषय के बारे में बातें थी, और सभी को जानकर बहुत अच्छा लगा। एंड संघ की आगे की यात्रा के लिए उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले तो इस शताब्दी समारोह पे सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं एक्चुअली मोहन जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो बहुत प्रेरित करते हैं। उनकी जो विचारधारा है और जिस तरीके से दृढ़ संकल्प लिया है उन्होंने, देश की सेवा में जो काम किया है उन्होंने, और लोगों को उन्होंने एकाग्रित किया है इस सोच के साथ कि जनहित के लिए और राष्ट्र हित के लिए निस्वार्थ भाव के साथ, उसकी मैं बहुत फ़ैन हूँ। और बहुत कुछ सीखने को मिला आज, और मेरे संकल्प को उन्होंने और
दृढ़ बनाया है। तो आई रियली होप टू टेक हिज वर्ड्स फॉरवर्ड एंड मैं देश की सेवा में थोड़ा सा और हाथ बटा सकूं। सभी इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, सभी अलग अलग वर्गों से लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है यही भारत का एक खूबसूरती है भारत की, कि भारत हर एक विचारधारा को अपना कर आगे चल रहा है, और इस देश की खूबसूरती यही है कि विविधता में एकता है। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर सियासत गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस समझौते पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस समझौते को आत्मविश्वास से भरा व्यापार समझौता नहीं बल्कि एक विश्वासघाती डील बताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने देश के राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय नीतियों को अमेरिका के हाथों सौंप दिया है। आत्मविश्वास वाला ट्रेड डील नहीं है, ये विश्वासघात वाली डील है, जहां पर यूएस ने फरमान जारी किया है कि इंडिया को किस तरीके की डील साइन करनी है। जब यूरोपियन यूनियन का हुआ, क्यों देशवासियों ने उसके ऊपर कुछ नहीं कहा, वेलकम किया? क्योंकि ये इक्वल टर्म्स पे अग्रीमेंट हुआ। जो बाकी सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए इक्वल टर्म्स पे हुए। यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए कह रहा है पहले तो आप हमें यह आश्वासन दीजिए कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। जो आश्वासन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हमारे जाता हो या कोई दूसरा हमारे देश को ये नेशनल इंटरेस्ट की जो डिसीजंस हैं उसमें इंटरफेयर करता हो, उसमें आपने हाँ किया। ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आपने ये हाँ किया। आपने कहा $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे, उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है। इंडिया के साथ कितनी खरीदारी होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपकी 0% ड्यूटी पे टैरिफ्स पे इनकमिंग गुड्स होंगे जो यूएस से आएंगे, हमारे जो होंगे 18% पे होंगे। और 0% में कौन से जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी होगा, उसमें एनर्जी वाले भी होंगे, उसमें ऑयल भी होगा। तो आपने तो पूरा का पूरा अपनी नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पॉलिसी यूएस के हवाले कर दी कि वो निर्णय ले। तो ये किस बात का आत्मविश्वास है? या आत्मविश्वास नहीं है, ये विश्वासघात है। और किस मजबूरी में किया गया है, ये आज सरकार को पार्लियामेंट के पतल पे आकर डिस्कस करना होगा कि क्या ट्रेड डील का अग्रीमेंट है, कौन से नेशनल इंटरेस्ट नेगोशिएट किए गए हैं और किस आधार पे ये अनफेयर अनइक्वल जो ट्रेड डील है वो लागू की गई है। ये मैं फिर से दोहराऊंगी, ये ट्रेड डील नहीं है, ये सिर्फ फरमान जारी हुआ है यूएस का, जो आपने उसको अग्री किया है। आप आर्म ट्विस्ट हुए हैं और क्या आपके कारण रहे थे, ये सब पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होना चाहिए। बिहार विधानसभा में करारी शिकस्त के बाद लंबे समय तक गायब रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अचानक से सक्रिय हो गए हैं। ये सबको याद है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने जितने दावे किए थे, उन दावों से उलट उन्हें किस तरह का परिणाम मिला था। अब प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि वो बिहार यात्रा पर निकल गए हैं। इस यात्रा के तहत वो हर जिले में जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो पार्टी के संगठन का पुनर्गठन करेंगे। और साथ ही पीके ने पीएम मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार को महिलाओं को रोजगार योजना के तहत 2-2 लाख रुपए देने का वादा भी किया है। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, सुनाते आपको, सुनिए। यहाँ किया था चुनाव के बाद गांधी आश्रम पर मैंने बात कही थी कि बिहार नवनिर्माण को लेकर हर प्रखंड में एक बड़े स्तर का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले जनसुराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित करने के लिए, मजबूत करने के लिए हर जिले में मैं 1 या 2 दिन बिता रहा हूं, ताकि साथियों से मुलाकात हो सके और जो जनसुराज से लोग जुड़े हुए रहे हैं उनसे सलाह मशवरा किया जा सके कि जो बिहार नवनिर्माण का अभियान हम लोग शुरू करने वाले हैं जून से, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, जनसुराज के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और किन साथी की क्या भूमिका होगी, इसी पर बातचीत के लिए यहाँ बैठे हुए। यहाँ बगहा में एक मुद्दा गरमाया हुआ सर, बेलवनिया पुल को लेकर, उस पर क्या जनसुराज कोई काम करेगा? नहीं, अभी हम लोग की जानकारी में बात लाई गई है, उसको देखते हैं, लोगों से मिलेंगे, संगठन के साथी भी उस पर विचार करेंगे। बिहार में कोई भी ऐसा मुद्दा है जो कि जन सरोकार का है, जहाँ पर लोगों को बहुत तकलीफ है या दिक्कत है या सरकार नहीं सुन रही है, तो जनसुराज को तो जनता ने मैंडेट ही वही दिया है। हम लोग ना सरकार में है ना विपक्ष में है, हम लोग जनता के बीच में है। जनता ने कहा है कि आपको विधानसभा के बाहर बैठना है, समाज में काम करना है। तो अगर समाज का कोई मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, जनता के सरोकार का मुद्दा है, तो निश्चित तौर पर उसको उठाया ही जाएगा। आज बगहा के साथियों से उसकी बात करेंगे और जो बात सब लोग मिल के तय करेंगे वो उस चीज़ को किया।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहारनपुर पहुंचे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश में आज सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शब्दों की बाजीगरी कर भ्रम, भय और असमंजस का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा देश को ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। नकवी ने आगे ये भी कहा कि भारत की पंथ निरपेक्षता इसलिए सुरक्षित और मजबूत है क्योंकि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज खुद पंथ निरपेक्ष है और उसने हमेशा इसी रास्ते को चुना है। और आज हमारा देश जो है वो हमारे जो देश में एक बहुत सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव है, उसके खिलाफ जो लफाजी की लंपटलावी है और जो कन्फ्यूज़न का काल्पनिक कुनबा है, वो जो है वो जिस तरह से भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उससे देश को सावधान होना होगा। आज जो है वो हमारा देश जो है वो हमारे देश की जो पंथ निरपेक्षता है वो केवल इसलिए सुरक्षित भी है और इसलिए भी मजबूत है कि इस देश का जो बहुसंख्यक है वो हिंदू समाज है और हिंदू समाज ने जो है वो पंथ निरपेक्षता का रास्ता चुना। जो जिन देशों ने इस्लामिक राष्ट्र का झंडा फहराया, पाकिस्तान जैसे देशों ने, वो आज जल्लादी जुल्म और जुर्म के जानवर बने हुए हैं और इस दहशतगर्द दरिंदों का जो कुंड है और उनका कुनबा है वो आज इंसानियत और मुल्क और ख़ास तौर से उस मानवता का दुश्मन बना हुआ है। और जो कुछ भी आज जो है वो देश में हमारे सकारात्मक माहौल है, चाहे वो बाहरी घमासान हो और चाहे अंदरूनी व्यवधान हो, उस बाहरी घमासान और अंदरूनी व्यवधान को परास्त करते हुए हमारा देश जो है वो मजबूती के साथ तरक्की के रास्ते पे चल। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान सामने आया। देवबंद के कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि जो आज विश्व के इस्लामी संस्था देवबंद दारुल उलूम में हो रहा है वो अफसोस की बात है। इस प्रकार के संस्थान में दहशतगर्दी की शिक्षा नहीं होनी चाहिए बल्कि देशभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद को इस्लामी जमात से हटाकर देश के विकास और प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये जवाब उन्होंने मौलाना अरशद मदनी के उस बयान पर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले कभी भी भारत का भला नहीं करना चाहते। दारुल उलूम में जो कुछ हो रहा है वो बहुत अफसोस की बात है। वहाँ पर जो है वो किसी भी इस तरह के संस्थान में जो है वो दहशतगर्दी की दीक्षा नहीं होनी चाहिए बल्कि जो है देशभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए। मानते हैं दहशतगर्दी की शिक्षा? मैं नहीं मानता। मैं यही मानता हूँ कि किसी भी ऐसे संस्थान में दहशतगर्दी की दीक्षा जो है वो नहीं होनी चाहिए, देशभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए। और जो लोग भी दहशतगर्दी की दीक्षा दे रहे हैं वो न देश के हित में काम कर रहे हैं न समाज के हित में। आप ही की पार्टी के विधायक हैं, बोलते हैं कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। देखो ऐसा है कि जो ये बोलता है वो बिल्कुल गैर राजनीतिक व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी किसी भी समाज को अछूत बना करके, किसी भी समाज को ये कह करके कि हमें वोट तुम्हारा नहीं चाहिए, वोट कोई दे ना दे ये इशू नहीं है। आप जो है वो चढ़ा करके जो है वो काम करेंगे, ठीक नहीं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।